आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि एक एक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और चैनल पर पहली बार आए तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि डेली की वीडियो का जो पीडीएफ होता है आपको फ्री में दिया जाता है। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 वर्ष का होता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल। और कितने वर्ष की आयु तक वो अपने पोस्ट पर रह सकते हैं? तो 65 वर्ष की आयु तक। ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 2 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से भारत में किसका संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा ही किया जा सकता है? निम्नलिखित में से भारत में किसका संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा ही किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान का संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा ही किया जा सकता है। और भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को। ये भी आप याद रखिएगा। और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 3 नंबर प्रश्न का, तो संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। वही बात करें आज का अगला प्रश्न का, बात करें 4 नंबर प्रश्न का, तो मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। बात करें 5 नंबर प्रश्न का, तो साइमन कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया था? साइमन कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। बात करें 6 नंबर प्रश्न का, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किए थे। और कब? तो 1946 में। ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 7 नंबर प्रश्न का, तो 8वीं अनुसूची में उल्लेखित प्रथम भाषा निम्न में से कौन है? 8वीं अनुसूची में उल्लेखित प्रथम भाषा निम्न में से कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, असमिया जो है ये 8वीं अनुसूची में उल्लेखित प्रथम भाषा है। कौन? असमिया। तो ये आप याद रखिएगा। बात करें 8 नंबर प्रश्न का, तो अब तक कितनी बार भारत में संसद की संयुक्त बैठक आयोजित की जा चुकी है? अब तक कितनी बार भारत में संसद की संयुक्त बैठक आयोजित की जा चुकी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 3 बार अब तक संसद की संयुक्त बैठक की जा चुकी है। बात करें वहीं आज का अगला प्रश्न का, तो 9 नंबर में उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 100। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की संख्या कितनी है? 100। बात करें ऑप्शन बी का, तो बिहार में विधान परिषद की संख्या कितनी है? 75। वहीं बात करें 58 का, तो ये आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की संख्या कितनी है? 58। बात करें ऑप्शन सी का, तो 78, तो ये महाराष्ट्र में विधान परिषद की संख्या। और विधान परिषद कौन कौन से राज्य में है? तो भारत के 6 राज्यों में है। और वो कौन कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। तो इसको आप याद कैसे रख सकते हैं, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। आम, बीक, ताऊ। आ से आंध्र प्रदेश, म से महाराष्ट्र, बी से बिहार, क से कर्नाटक, त से तेलंगाना और उ से उत्तर प्रदेश। तो ये ट्रिक की मदद से आप 6 राज्यों का नाम याद रख सकते हैं बहुत ही आसानी से। बात करें 10 नंबर प्रश्न का, तो किस वर्ष उर्दू को बिहार का राजकीय दूसरा भाषा घोषित किया गया? जी हाँ, किस वर्ष उर्दू को बिहार का राजकीय दूसरा भाषा घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, 1984 में उर्दू को बिहार का राजकीय दूसरा भाषा घोषित किया गया। बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो रूस में फरवरी क्रांति किस वर्ष हुई थी? रूस में फरवरी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर की अगर बात किया जाए
तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 1917 में रूस में फरवरी क्रांति हुई थी। बात करें 1861 ईस्वी का, तो 1861 में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। और बात करें 1924 का, तो 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। तो प्रिय विद्यार्थीगण, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो फिर सोच क्या रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, रिवीजन कराए जाते हैं। यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को स्ट्रॉन्ग करके अपने एग्जाम को क्रैक करें। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। तो चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 12 नंबर प्रश्न का, तो बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है? बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नवादा में बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है, जो 2023 के आखिरी माह तक पर्यटकों के लिए खोल दिए जाने की संभावना है। बात करें 13 नंबर प्रश्न का, तो स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है? स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुजरात के गांधीनगर में स्थित है स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 14 नंबर प्रश्न का, तो सहकारिता आयोग का गठन भारत सरकार ने किस वर्ष किया था? सहकारिता आयोग का गठन भारत सरकार ने किस वर्ष किया था? तो इसका सही उत्तर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। 1983 में सहकारिता आयोग का गठन भारत सरकार के द्वारा किया गया था। वहीं और आपसे ये पूछा जाए कि सहकारिता आयोग का गठन किस लिए किया गया, तो केंद्र एवं राज्यों के संबंध पुनर्वलोकन के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। कब? तो 1983 में। बात करें 15 नंबर प्रश्न का, तो मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो इसका सही उत्तर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, 7 भागों में। बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो 16 नंबर में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह निम्न में से कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मुंबई में स्थित है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। बात करें 17 नंबर प्रश्न का, तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अस्पष्ट। जी हाँ, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 18 नंबर प्रश्न का, तो हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रत्नावली। जी हाँ, रत्नावली जो है ये हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है। बात करें 19 नंबर प्रश्न का, तो सुल्तान ए आजम की उपाधि किसने धारण की थी? सुल्तान ए आजम की उपाधि किसने धारण की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश ने सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 20 नंबर प्रश्न का, तो हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। बात करें 21 नंबर प्रश्न का, तो आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मखली गोसाल आजीविका संप्रदाय के संस्थापक थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न का, तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वीणा जो है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। बात करें 23 नंबर प्रश्न का, तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हुबली में स्थित है, जो कर्नाटक राज्य में है। बात करें 24 नंबर प्रश्न का, तो नेपाल की संसद का क्या नाम है? नेपाल की संसद का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की संसद का नाम है। तो ये आप याद रखिएगा। बात करें 25 नंबर प्रश्न का, तो अमीर खुसरो के जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म निम्न में से कौन सा शहर में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पटियाला में हुआ था अमीर खुसरो का जन्म। बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो 26 नंबर में हाल ही में सशक्त महिला ऋण योजना की शुरुआत
किस राज्य सरकार ने किया है? हाल ही में सशक्त महिला ऋण योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा सशक्त महिला ऋण योजना की शुरुआत की गई है। तो ये आप याद रखिएगा। बात करें 27 नंबर प्रश्न का, तो आरबीआई ने किस ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। किसके द्वारा? तो आरबीआई के द्वारा। बात करें आरबीआई का, तो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जी। और आरबीआई की स्थापना कब हुआ? तो 1935 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 28 नंबर प्रश्न का, तो वर्ष 2023 में आयोजित आईपीएल का यह कौन सा संस्करण है? जी हाँ, वर्ष 2023 में आयोजित आईपीएल जो हुआ था, ये कौन सा संस्करण था इसका? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 16वां संस्करण था। और आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन बनी थी? तो चेन्नई सुपर किंग्स। और आईपीएल 2023 का जो फाइनल मैच खेला गया था कौन सा स्टेडियम में? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करें आज का 29 नंबर प्रश्न का, तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? तो इसका सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 14 पदक जीता है। बात करें 30 नंबर प्रश्न का, तो बिहार के किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मॉथ मिला है? जी हाँ, बिहार के किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मॉथ मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बगहा में। जी हाँ, बगहा में सबसे बड़ा कीट एटलस मॉथ मिला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 31 नंबर प्रश्न का, तो हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है। हार्मोन इंसुलिन का जो उत्पादन होता है निम्न में से किसमें होता है? तो इसका सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, पेंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है। बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो आज का 32 नंबर प्रश्न है, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जी हाँ, निम्न में से कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जिंकगो जो है एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। नंबर प्रश्न का, तो आंखों में दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? आंखों में दूरदृष्टि की जो बीमारी होती है किसके कारण होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नेत्र गोलक का छोटा होने के कारण आंखों में दूरदृष्टि की बीमारी होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 34 नंबर प्रश्न का, तो शीत रक्तीय प्राणी निम्न में से कौन है? शीत रक्तीय प्राणी जो है निम्न में से कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। जी हाँ, छिपकली, मछली और मेढक जो है ये शीत रक्तीय प्राणी है। बात करें 35 नंबर प्रश्न का, तो मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है? इस प्रश्न का आंसर मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को जरूर याद होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जांघ की हड्डी। जी हाँ, जांघ की हड्डी मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी कौन होती है मनुष्य के शरीर की? तो कान की हड्डी। ये भी आप याद रखिएगा। बात करिए 36 नंबर प्रश्न का, तो ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है? ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पारे का वाष्प और आर्गन ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से भरी होती है। बात करें 37 नंबर प्रश्न का, तो अब तक कुल कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है? जी हाँ, अब तक कुल कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है अब तक। तो ये आप याद रखिएगा। बात करें 38 नंबर प्रश्न का, तो डैश को कार्बन का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। डैश को कार्बन का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है, यानी निम्न में से किसे कार्बन का शुद्ध रूप माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हीरा को कार्बन का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। बात करें 39 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से चुंबक को आकर्षित करने वाली पदार्थ है। जी हाँ, निम्न में से चुंबक को आकर्षित करने वाले पदार्थ कौन है?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। जी हाँ, लोहा, कोबाल्ट और निकिल जो है ये चुंबक को आकर्षित करने वाले पदार्थ है। वही बात करें 40 नंबर प्रश्न का, तो वायु को शुद्ध करता है, वायु को निम्न में से कौन शुद्ध करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पादप वायु को शुद्ध करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 42 नंबर प्रश्न का, तो दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। जी हाँ, दिगंबर का जो सही संधि विच्छेद होगा निम्न में से क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दिग जोड़ अंबर दिगंबर का सही संधि विच्छेद होता है। बात करें 43 नंबर प्रश्न का, तो अक्षर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? अक्षर ध्वनि जो है निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। बढ़ते हैं अगले। बात करें 44 नंबर प्रश्न का, तो अदरक शब्द है। जी हाँ, अदरक शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पुल्लिंग। जी हाँ, अदरक शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है। बात करें 45 नंबर प्रश्न का, तो आंखों पर चर्बी छाना मुहावरे का अर्थ है। आंखों पर चर्बी छाना जो मुहावरे का सही अर्थ होता है, क्या होता है? तो इसका सही उत्तर की अगर बात किया जाए तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, घमंड से उपेक्षा करना आंखों पर चर्बी छाना मुहावरे का सही अर्थ होता है। बात करें इशारा करना, तो आंख मारना मुहावरे का सही अर्थ होता है इशारा करना। बात करें ऑप्शन बी का, तो कुछ न सुनना, तो कान में तेल डालकर सोए रहना मुहावरे का सही अर्थ होता है कुछ न सुनना। बात करें विपरीत कार्य करना का, तो उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ होता है विपरीत कार्य करना। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, रिवीजन कराए जाते हैं। यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। इसका PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक से ज्वाइन होकर डेली के वीडियो का फ्री में PDF प्राप्त करें। तो चलिए मिलते फिर से एक नए वीडियो में।